न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, इंटीग्रल इक्वेशन। थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट जो है वो अपने माइंड में लेके आए, तो उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे भी डिफाइन करनी है, लेकिन दैट आर फॉर इंटीग्रल इक्वेशन। जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में की डेफिनेशन हम करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव, इसी तरह इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन हम परस्यू करते हैं कि जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो। फर्दर हम उसकी स्टडी करते हैं, तकरीबन मिलती जुलती है डिफरेंशियल इक्वेशन से, लेकिन जो है वो यहाँ पे इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है इंटीग्रल इक्वेशन की कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व द अननोन वेरिएबल अंडर द इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल साइन के अंदर अगर अननोन फंक्शन इन्वॉल्व हो, अननोन फंक्शन है बेसिकली, अननोन वेरिएबल नहीं, अननोन फंक्शन। यहाँ पे u of x prime is unknown function which is involved under the integral sign. This equation is called, और देखिए इक्वल का साइन भी दरमियान में आ रहा है, this equation is called integral equation. This is also integral equation and this is also integral equation. इन इंटीग्रल इक्वेशन में एक नॉन फंक्शन भी साथ होता है अननोन फंक्शन के साथ, जो के एक्स प्राइम है, इसको कहते हैं कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। कर्नल फंक्शन भी इसको बोलते हैं। सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो इस कर्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो यहाँ पे नॉन फंक्शन इन्वॉल्व है, इसके ऊपर सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिपेंड कर रहा होता है। तो हियर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। एक आपके सामने ये गिवन है, दूसरी एग्जांपल ये गिवन है, तीसरी एग्जांपल इसी तरह ये गिवन है, चौथी। Where u of x prime is unknown function and k x prime is known function. अच्छा, ये किसकी माइक की आवाज आ रही है? अच्छा, इंटीग्रल इक्वेशन फर्दर कितने टाइप्स के हैं वो नीचे उसने लिखे हुए हैं। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वो होती है कि जिसमें ये अननोन फंक्शन जो है ये लीनियरली अपीयर हो, यानी मतलब ये यहाँ पे ये जो u है इसका कोई स्केयर इन्वॉल्व ना हो इस इंटीग्रल इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन इज लीनियर, सेकंड भी लीनियर है, थर्ड भी लीनियर है। जिसमें ये देखें ये u स्केयर आ रहा है, दैट इज नॉट लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ऊपर जो एग्जांपल उसने दिए हुए हैं उसमें से 3 इक्वेशन लीनियर है, बाकी एक जो है ये नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। बाकी जो लीनियर नहीं होगा वो नॉन लीनियर होगा। होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन ये है कि इफ u of x is equal to 0 is the solution of integral equation। मतलब जिस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, u of x इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप u of x को 0 पुट करते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन है।
तो देखें पहले में अगर u को 0 पुट कर दें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दूसरे में पुट कर दें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तीसरे में भी पुट कर दें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, चौथे में पुट कर दें तो सेटिस्फाई हो जाता है। चौथी इक्वेशन जो है दैट इज होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। क्योंकि u को 0 पुट करने से ये इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। द इंटीग्रल इक्वेशन विच हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। या दूसरे लफ्जों में अगर f ऑफ x 0 हो फिर वो इंटीग्रल इक्वेशन कहलाता है। तो देयर आर these are the types of integral equation: linear, non-linear, homogeneous and non-homogeneous। नीचे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है with examples। An integral equation which unknown function appears linearly called linear integral equation। Non-linear अगर linear नहीं होगा तो non-linear होगा, ये example दी हुई है। Homogeneous, if u of x prime equal to 0 is the solution of integral equation, so then equation is homogeneous। और इसी तरह non-homogeneous ये है। अब फर्दर क्लासिफिकेशन है इंटीग्रल इक्वेशन की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट्स इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन की। यहाँ पे ये देखो a टू b। तो इस इंटीग्रल की इस लिमिट की बुनियाद के ऊपर इंटीग्रल इक्वेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन, एक है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। जो फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें ये है कि ये जो लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन होंगी वो दोनों कांस्टेंट होंगे, और जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें लोअर लिमिट जो है वो कांस्टेंट होगी और अपर लिमिट वेरिएबल x होगी। फर्दर आगे फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड काइंड ऑफ फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। इसी तरह फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, an integral equation of the form f of x is equal to e to b k x y u of y dy, where f of x and kx are unknown function is called फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अननोन फंक्शन, नीचे पता नहीं उसने लिखा है कि नहीं, अगर अननोन फंक्शन जो है वो अगर आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल अपीयर हो रहा है, ये अननोन फंक्शन है, अगर अननोन फंक्शन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल अपीयर नहीं हो रहा तो फिर ये फर्स्ट काइंड है, और अगर अननोन फंक्शन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल भी अपीयर हो रहा है तो फिर वो सेकंड काइंड फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन है ये दोनों कांस्टेंट है। फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड देखें, इसमें जो u ऑफ x है, जो अननोन फंक्शन है दैट इज आल्सो अपीयर आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, लेकिन जो फर्स्ट काइंड में था उसमें आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल अननोन फंक्शन नहीं होता, वो जस्ट इनसाइड द इंटीग्रल साइन होता है, फिर उसको हम फर्स्ट काइंड कहते हैं। फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड आप लोगों को बता दिया, f of x plus lambda into b k x y u of y into dy, where f of x and kx are a non function is called फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ second kind. By the same way, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इसी तरह ही डिफाइन होगा, लेकिन जस्ट लिमिट्स जो है वो b की जगह पे आप x लिख दोगे तो वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगा। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन उसी तरह आप देख रहे हैं, दिस इज आल्सो फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बिकॉज अननोन फंक्शन u of y इज नॉट अपीयर आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल साइन। इसी तरह वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, u of x आउटसाइड अपीयर हो रहा है e to x, दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आगे है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। Same by the same way as you defined in differential equation, that if there is some parameter lambda involved in the integral equation, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लैम्डा अपीयर हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी सेकंड काइंड में भी हमने लैम्डा लिखा था, if there is चाहे वो होमोजेनियस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन हो नॉन होमोजेनियस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। If there is a parameter lambda, if there is a parameter lambda involved, या mu involved in the integral equation, and we have a non-trivial solution corresponding to the value of lambda of that integral equation,
then lambda is called eigenvalue and corresponding solution of the integral equation is called eigenfunction. इसी तरह ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन किया था कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर लैम्डा अपीयर हो जाए तो फिर लैम्डा की वो वैल्यूज जिनके करस्पॉन्डिंग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा हो, उन वैल्यूज को आइगन वैल्यूज कहा जाता है और करस्पॉन्डिंग फंक्शंस को, करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस को आइगन फंक्शंस कहा जाता है. तो सिमिलरली फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन, if there is a parameter lambda in the integral equation and we have a non-trivial solution corresponding to the values of lambda, then values of lambda are called eigenvalues and corresponding solutions are called eigenfunctions. आगे उसने एक लेबनीज रूल लिखा हुआ है, शायद ये यूज हो रहा हो. लेबनीज रूल क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ एक्स टी इनटू डी टी, वेयर अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड बीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो अगर आप इसकी डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चूंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये डेरिवेटिव डायरेक्ट इस जी पे अप्लाई हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शली जी पे पार्शली अप्लाई होगी क्योंकि जी फंक्शन है एक्स और टी का. तो इंटीग्रल अल्फा टू बीटा पार्शल और पार्शल एक्स इंटू जी माइनस बीटा प्राइम ऑफ एक्स, मतलब कि अपर लिमिट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स बीटा, मतलब यहाँ पे टी की जगह पे आप बीटा पुट कर दोगे, माइनस अल्फा प्राइम ऑफ एक्स लोअर लिमिट की डेरिवेटिव एंड जी एक्स अल्फा ऑफ एक्स लोअर लिमिट पुट कर दोगे टी की जगह पे. दिस रूल इज कॉल्ड लेबनीज रूल. ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था. आगे क्वेश्चन है कि हाउ हाउ वी कैन हाउ कैन वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. तो वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसमें ये है कि एफ ऑफ एक्स है और अननोन पैरामीटर जो है वो इन्वॉल्व है इनसाइड द इंटीग्रल साइन, आउटसाइड इन्वॉल्व नहीं है. तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बाय डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएट करें वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो इस पे उसी तरह ये लेबनीज रूल अप्लाई होगा. ये डेरिवेटिव जो है वो के के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इसके पार्शियल और पार्शियल एक्स वाई यू वाई इंटू डी वाई प्लस वन आ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट की आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ से वन आ जाएगा प्लस के एक्स एक्स अपर लिमिट पुट हो जाएगी वाई की जगह पे और यू ऑफ एक्स. और दूसरा जो है नीचे जो सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं आना था लेकिन यहाँ पे साथ देखें तो ये लास्ट टर्म के साथ लोअर लिमिट की डेरिवेटिव भी है. तो लोअर लिमिट चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो लोअर लिमिट की जब डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो हो जाएगा. तो थर्ड टर्म जो है वो इस केस में नहीं आएगा. तो आपकी ये जो इक्वेशन है इक्वेशन वन वो इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी by differentiating the above equation 1 with respect to x and using the Leibniz rule. We have integral equation of first kind converted into second kind. क्योंकि आप देखें u जो है वो इंटीग्रल साइन से बाहर निकल आया, तो अगर u ऑफ x या u जो फंक्शन है बेसिकली अगर ये इंटीग्रल इक्वेशन के साइन से बाहर अपीयर हो रहा हो तो फिर वो सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है. वो वोल्टेयर भी हो सकती है, फ्रेडोलम भी हो सकती है. अगर अपर लिमिट जो है वो वेरिएबल है तो वो वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन होगी, अगर अपर लिमिट कांस्टेंट है लोअर भी कांस्टेंट है तो फिर वो फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन होगी. आगे है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन. An integral equation in which either one or both limits of integration are infinite, or the integrand become infinite anywhere in the range of the integration, is called singular integral equation. ये लिमिट्स अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन. वोल्टेयर भी हो सकती हैं, वो वोल्टेयर नहीं, वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी.
आगे है टाइप ऑफ कर्नल। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा था, जब स्टार्ट में डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें एक नॉन फंक्शन अपीयर हो रहा है जिसको के एक्स वाई से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो ये जो फंक्शन है इसको कर्नल कहा जाता है, और इंटीग्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इस कर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कर्नल के मुताबिक ही इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला जाता है। हमें आगे हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दो ही मेथड है आपके कोर्स में, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। बोथ आर डिपेंड ऑन कर्नल। तो अब नीचे जो है वो कर्नल कितने किस्म के होते हैं, टाइप ऑफ कर्नल जो है वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है, पूछा जाता है इस टाइप का कर्नल डिफाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कर्नल, दीज आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कर्नल। हर्मिशियन कर्नल है, सिमेट्रिक कर्नल और कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल, स्क्वायर इंटीग्रल कर्नल और सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। तो सबसे पहले हम हर्मिशियन कर्नल को डिफाइन करते हैं। हर्मिशियन कर्नल ये है कि इफ वी हैव द कर्नल के एक्स वाई इन द इंटीग्रल साइन, तो अगर आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें और वो उसी की इक्वल आ जाए, मतलब with respect to complex conjugate, if there is no change in the kernel, then this kernel is called Hermitian kernel. और आगे है सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल में ये है कि इफ वी हैव अ कर्नल के एक्स वाई एंड वी रिप्लेस वाई विद एक्स एंड देयर इज नो चेंज इन द कर्नल, देन कर्नल इज कॉल्ड सिमेट्रिक कर्नल। के एक्स वाई अगर के वाई एक्स की इक्वल हो तो कर्नल को हम सिमेट्रिक कर्नल कहते हैं। रिमार्क में देखें, इट इज़ क्लियर दैट एवरी सिमेट्रिक कर्नल इज आल्सो हर्मिशियन, कि हर जो है वो सिमेट्रिक कर्नल जो होता है वो हर्मिशियन कर्नल भी होता है, क्योंकि उसका जो ये चेंज नहीं होगा ना, वाई और एक्स चेंज नहीं होगा तो फिर हो जाएगा। आगे है कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल में ये है कि अगर आपके पास कर्नल जो है कि एक्स वाई का जो फंक्शन है वो डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई के फॉर्म में अपीयर हो रहा हो, तो फिर हम उसको कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल कहते हैं। kxy is equal to kx minus y, then kernel is called convolution type, and the corresponding integral equation is called convolution type integral equation. आगे है स्केयर इंटीग्रेबल कर्नल। तो a kernel kxy defined over interval a b, यहाँ पे a क्रॉस b इस वजह से क्लोज इंटरवल का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस वजह से लिया हुआ है कि यहाँ पे x और y ऑर्डिनरी के फॉर्म में डोमेन आपका आ रहा है। तो कर्नल को हम स्केयर इंटीग्रेबल कर्नल ओवर द इंटरवल ए भी कहेंगे। अगर हमारे पास ये इंटीग्रल जो है सरफेस इंटीग्रल के एक्स वाई मॉड स्केयर इंटू डी एक्स डी वाई ये लेस देन इन्फिनिटी हो, ये फाइनाइट। स्केयर इंटीग्रेबल कर्नल, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन भी होता है, ये हमने उसमें चैप्टर नंबर 2 में, अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो तो स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है। उसमें एक इंटीग्रल का साइन आता है, इधर एफ ऑफ एक्स मॉड का स्केयर होता है और डी एक्स लेस देन इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि के एक्स वाई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्केयर इंटीग्रेबल को हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। इफ द इंटीग्रल इज फाइनाइट लेस देन इन्फिनिटी मीन दैट दिस इंटीग्रल इज फाइनाइट, तो देन स्केयर इंटीग्रेबल कर्नल वो हो जाता है, उसको फिर स्केयर इंटीग्रेबल कर्नल कहा जाता है। आगे है स्केयर इंटीग्रेबल, वो नीचे आ भी गया जो मैंने बता दिया। अ फंक्शन इज सेड टू बी स्केयर इंटीग्रेबल ओवर इंटरवल ए बी if integral from e to b f of x mod square into dx less than infinity. This is also expressed by saying that f of x is L2 function. L2 एक सेट है जिसमें तमाम स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन बिलोंग करते हैं उसको। आगे है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्नल, जिसके ऊपर हमारा ज़्यादातर काम है इस चैप्टर में, that is separable or degenerate kernel. If the kernel of the form kxy is equal to summation I gix hi of y, मतलब कर्नल में जो x कर्नल अगर आपके पास है, अगर उसको इस सम, जिस तरह ये सम लिखे हुए है इस तरह के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब कि उसके जो टर्म्स होंगे वो अलग अलग से फंक्शन ऑफ x
और फंक्शन ऑफ वाई के प्रोडक्ट में लिखे जा सके, तो फिर उसको सेपरेबल आरडी जनरेट करना कहा जाता है, जिसमें एक्स अलग अपीयर हो रहा हो, वाई अलग अपीयर हो रहा हो। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें आपके पास के एक्स वाई जो है वो ई की पावर एक्स प्लस वाई है, ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप ब्रेक कर सकते हैं ना, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, आप इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ई की पावर एक्स जो है वो आपका जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ई की पावर वाई जो है वो आपका एच ऑफ वाई हो जाएगा। तो इसी तरह कि कर्नल को हम जो है वो डीजेनरेट और सेपरेबल कर्नल कहते हैं। नीचे आई थिंक उसकी एग्जांपल है। तो ये नीचे देखें एग्जांपल के माने, ए की पावर एक्स प्लस वाई इस सेपरेबल करना साइन एक्स प्लस वाई, साइन को आप साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, ए की पावर है। ये सेपरेबल कर्नल है, और ये नीचे जो है दैट आर नॉट सेपरेबल कर्नल। आगे क्वेश्चन करते हैं, बस ये सेशन वैसे भी एंड हो गया है, फिर हम